स्वागत है आपका। आपके साथ मैं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज दिन भर की सबसे सनसनीखेज खबर मारो राजस्थान की आई थी पिंक सिटी से, और अब उस पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। जयपुर में जो आज हत्याकांड सामने आया उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने अपराधी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कुछ ही घंटों में इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया है। विद्या देवी जो कि एसडीएम की बहन थी, उनका आज मर्डर हुआ। और सनसनीखेज खुलासा सुनिए, पड़ोसी ही मर्डरर निकला है। पड़ोसी ही विद्या देवी का हत्यारा है। पड़ोसी ने ही विद्या देवी का कत्ल किया था। पड़ोस में रहने वाले युवक ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लूट के इरादे से हत्या की गई, यह जानकारी फिलहाल छनकर सामने आ रही है। फिलहाल दो भाई हैं जो कि पुलिस के शिकंजे में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आज सुबह विद्या देवी की हत्या हुई थी। उनका शव घर में ही मिला था। पुलिस पहुंची, छानबीन शुरू की, जांच शुरू की, कड़ियां जुड़ती चली गई और चंद घंटों में ही इस केस का खुलासा हो गया। विद्या देवी के पड़ोस में ही रहने वाला शख्स कातिल निकला। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर में एक महिला की हत्या हुई। यह महिला आरएएस अधिकारी की बहन थी। हाई प्रोफाइल मर्डर का यह मामला रहा, जिसने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सीधा चलते हैं सौरभ के पास, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पड़ोसी ही कातिल निकला है। ये वही पड़ोसी है जिसने बेसिकली सबसे पहले इन्फॉर्म किया था? जी नहीं, ये वो पड़ोसी नहीं है। देखिए, जो सोर्सेस से जानकारी मिली है कि जो पड़ोसी है वही हत्यारा निकला है। हालांकि अभी भी पुलिस जो है वो इस मामले में खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी हम और पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं पुलिस में, उनका यह कहना है कि ये पड़ोसी ही है जो जिसने इस महिला की हत्या की थी, और हत्या का कारण भी बताया जा रहा है बहुत छोटा है। आए दिन के होने वाले विवाद हैं, वो विवाद जो है वो हत्या का कारण बने, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इसके साथ एक बात ये भी सामने आ रही है कि संभवतः पड़ोसी जो है वो लूट के इरादे से अंदर गया हो, लेकिन महिला के वापस मकान के अंदर प्रवेश करने के बाद जो है वो उसको पता पड़ गया और उसके बाद उसने हत्या कर दी हो। इस प्रकार की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। मैं आपको स्वप्निल एक बार फिर से क्लियर कर दूं, अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये हमारे टॉप सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि पड़ोसी ही जो है वो हत्यारा है। और इस मामले में चूंकि काफी समय से आस पड़ोस में उनका विवाद चल रहा था, मिट्टी डालने की बात, एक बात जो सोर्सेज ने कही है, मिट्टी डालने की बात को लेकर भी विवाद हुआ था। तो ये विवाद जो है वो कारण बना और इस प्रकार की हत्या जो है वो सामने आई है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे दिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, मेरे सहयोगी राकेश गुसाई भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश, आपके पास आने से पहले सौरभ ये एक बात और बताइए, ये लूट का क्या एंगल है? इस प्रकार का घटनाक्रम आज दिन भर हुआ है और उसमें पहली बात यही सामने आई थी कि शिप्रापत इलाके में एक रिहायशी क्षेत्र में एक मकान में महिला के साथ पहले उसे बंधक बनाया गया लूट के इरादे से, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और ऐसे ऐसे पूरे घटनाक्रम से पर्दाफाश होने लगा है और ये बात सामने आ गई कि लूट, क्योंकि जो परिवार के लोग थे उनसे बातचीत हुई तो सामने आया कि लूट जैसी घटना नहीं हुई है। लेकिन 15 फरवरी को उनके बेटे की शादी थी और इस दौरान शादी की तैयारियां हो रही थी, तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः गहने और अन्य खरीदारी किए जाने के कारण लूट हो सकती है। लेकिन अभी दोनों बातें हैं, क्योंकि पूछताछ चल रही है, पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर रही, क्योंकि हो सकता है पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करे। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान के पास जो सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके अनुसार
पड़ोसी जो है वो हत्यारा निकला है। आज काफी गंभीर सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े हुए इस हत्याकांड के सामने आने के बाद न्यूज 18 राजस्थान भी लगातार पूछ रहा था कि आज एक तरफ कानून व्यवस्था खुद मीडिया के सामने आई, कानून व्यवस्था को लीड करने वाले मीडिया के सामने आए और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खुद की पीठ थपथपा के गए, लेकिन इसी हत्याकांड ने आज खुला चैलेंज कानून व्यवस्था के सामने लाकर रख दिया था। ऐसे में खुलासा करने का वक्त जाया नहीं करेंगे। सहयोगी राकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश, देखिए स्वप्निल, इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है और अभी आला अधिकारियों ने इस चीज की भी पुष्टि कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान ने सुबह से इस चीज पर ज्यादा फोकस बनाए रखा था कि ये पूरा प्रकरण आसपास से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो एफएसएल को फिंगरप्रिंट्स मिले थे और फुटप्रिंट्स मिले थे उसके आधार पर यह साफ जाहिर हो रहा था कि वारदात करने वाला व्यक्ति नंगे पांव घर के अंदर प्रवेश किया है। और यही कारण रहा कि तत्काल प्रभाव से जिन टीमों ने काम किया वो टीमें बेहद सफलतापूर्वक उन्होंने और बहुत बारीकी से काम करते हुए जो पड़ोसी है जिसको सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट माना गया था उसको अब गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। वो यही युवक है जिसको सुबह एसी पुलिस के द्वारा उठाया गया था और पूछताछ की थी। इंट्रोगेशन में उसने बताया कि लूट के इरादे से वो घर के अंदर प्रवेश कर रहा था। मैं थोड़ा मेरे दर्शक जो अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ में जुड़े हैं उन तक ये पूरी ब्रीफिंग चली जाए। आज सुबह विद्या देवी की हत्या की सूचना जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में जब घर के अंदर पता चला कि किस अधहवास हालत के अंदर विद्या देवी है। विद्या देवी की सांसें तो चल रही थी लेकिन वो काफी गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया था क्योंकि उसका गला काफी बेरहमी से दबाया गया था। ये पूरा वाकया हुआ था तकरीबन 9 बजे के पहले, क्योंकि विद्या देवी अमूमन सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। उसने 6:30 बजे दूध लिया, उसके बाद में लोगों से मिली और फिर वॉक और गाय को चारा देने के लिए गई। तकरीबन इस पूरे वाकया के अंदर 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है। इसी दौरान जो आरोपी है कृष्ण कुमार शर्मा जो उनका पड़ोसी है वो छत के रास्ते से घर के अंदर प्रवेश करता है। उसकी इंटेंशन घर के अंदर चोरी करने की होती है, लेकिन उसी समय विद्या देवी का घर के अंदर प्रवेश हो जाता है जिसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो उसने सोचा नहीं था कि विद्या देवी उसी दौरान घर के अंदर घुसेगी और उसी दौरान विद्या देवी को वो पकड़ता है, उसके साथ में मारपीट करता है, उसको बांधता है और उसके बाद में एक टॉवल से उसके गले को दबाता है और तब तक दबाता है जब तक वो कोई रिएक्ट करना बंद कर देती है। राकेश, मतलब ये है कि बेसिकली ये कोई पुराना विवाद नहीं है, चूंकि रंगे हाथों पकड़ा गया इसलिए मर्डर कर दिया। बिल्कुल, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर ये चीज साफ जाहिर हो रही है और इस पुलिस अधिकारियों कुछ समय बाद अगर ब्रीफ करेंगे तो वो इसी प्रकार की ब्रीफिंग होगी। न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को सबसे पहले बताता है कि अभी तक जो एक्यूज्ड है कृष्ण कुमार शर्मा उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही पड़ोसी है जो कि पड़ोस में रहता था विद्या देवी के, लूट के इरादे से घर के अंदर घुसा था और जैसे ही विद्या देवी और इसका आमना सामना मकान के अंदर हुआ, ये वहां पर विद्या देवी के साथ में ये कृत्य करने के बाद में वापस छत के रास्ते से वापस अपने घर के अंदर चला गया। बहुत अच्छी चीज और इसके अंदर ये देखने के अंदर मिली है कि फुटप्रिंट्स जो कि नंगे पैर के थे वो अपने आप के अंदर इस एफएसएल को एक टारगेट दे रहे थे कि कोई आसपास का ही व्यक्ति है, क्योंकि वारदात करने वाला व्यक्ति कभी भी नंगे पैर नहीं आता। सर्दियों के टाइम में आपके पैरों के अंदर एक मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर फर्श के ऊपर जस्टिफाई हो जाता है जब उसके ऊपर फैब्रिक डाला जाता है। बेसिकली जो पाउडर एफएसएल के पास रहता है, जैसे ही वो पाउडर उस एफएसएल ने जो उस फर्श पे डाला तो वो पैर, नंगा पैर जो था उसका जो फर्श पर पड़ा था वो निकल के बाहर आता है और उसका माप लेने के बाद में एफएसएल ने के अधिकारियों के द्वारा और एफएसएल के साथ पुलिस के द्वारा उस आरोपी को जो मैंने अभी बताया कि कृष्ण कुमार शर्मा के पैरों को मापा गया और उसके पैर जब सेम साइज के मिले उसके बाद में उसको कड़ाई से पूछताछ की गई तो फाइनली वो टूटा और टूटने के बाद उसने पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने खोल दिया। इसीलिए पुलिस ये कह भी रही थी कि ये जो पूरा मामला है इसकी हम साइंटिफिक तरीके से जांच कर रहे हैं, उसी प्रोसीजर को पूरी तरह अप्लाई किया गया है। क्योंकि मैं भी सोच रहा था सौरभ, जब ये हत्याकांड सामने आया, ब्रेकिंग चलाई, आप लोगों ने दिन में भी लाइव दिया है, मैं उस वक्त भी सोच रहा था कि अगर कोई पड़ोसी मर्डर करता है तो उसे ये पता होगा कि ये जो टीचर है ये कोई मामूली टीचर नहीं है बल्कि एक अधिकारी की सिस्टर है। और ऐसे में अगर वो हत्या की वारदात को अंजाम किसी मामूली से विवाद में देना चाहता है तो अव्वल तो या तो वो नीरा मूर्ख है और दूसरी बात ये कि या फिर वो इस हद तक सनकी होगा कि वो एक ये जानने के बाद कि कल को पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे पड़ने वाली है वो मर्डर कर रहा है।
देखिए जिस मकान में ये महिला रहती थी उसके जस्ट बिल्कुल उसकी दीवार लगते हुई उसका मकान है, और जिस प्रकार से जो उनका मेन गेट है उसमें कोई भी संघर्ष जो है वो नहीं दिखा कि उसमें कोई किसी ने जबरदस्ती प्रवेश किया या जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश की, ये बिल्कुल भी नहीं नजर आया। लेकिन जो इस महिला का जो मकान है उसके जो दूसरी मंजिल की छत थी वो जो उसका गेट जो है वो खुला हुआ था, और उस गेट के जरिए ही जो पड़ोस में रहने वाला प्रत्यक्षदर्शी, जो पहला प्रत्यक्षदर्शी था ऋषभ, वो ही अंदर गया था और उसने जाकर अंदर ये देखा। तो उसी टाइम ये पुलिस को शक हो गया था कि कोई पड़ोसी ही है जो उसने जो ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। यही कारण रहा कि आसपास के दो मकानों को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, दोनों के स्पॉट जो है वो सील कर दिए, और उसके बाद जो है वो जांच पड़ोस वाले मकान में शुरू की गई। और उसी वक्त से ये सामने आ चुका था। न्यूज 18 राजस्थान पर इसके एक्सक्लूसिव फुटेज भी है, जो आरोपी को ले जाते हुए फुटेज जो सामने आए थे। तो उस मकान में लगातार पुलिस की सक्रियता और वो तस्वीरें हम इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे। ये वही शख्स है जिसे आज हिरासत में लिया गया, जिसे प्राइम सस्पेक्ट माना, और अब जिस तरह से सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मेरे दोनों सहयोगी आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, यही वो युवक है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था और थोड़ी ही देर में इसकी गिरफ्तारी भी दिखा दी जाएगी, क्योंकि पूछताछ में इसने सूत्र बता रहे हैं, कबूल कर लिया है कि हां हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सहयोगी राकेश गोसाई भी मेरे साथ है। राकेश, देखिए अमूमन कोई नौसिखिया होता तो वो मर्डर करने के बाद भाग जाता, लेकिन अपनी तरफ से इस युवक ने यह होशियारी दिखाने की कोशिश की कि मैं नहीं भागता ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन वो अपने पीछे सबूत छोड़कर गया था, साइंटिफिक जांच में वो सबूत सामने आ गए, लेकिन फिर भी इसके चोरी करने का तरीका, हौसला और इस तरह की सोच ये बताती है कि अपराधी मानसिकता का ये रहा है। हो सकता है इसकी कोई क्राइम शीट हो। क्राइम शीट नहीं, पर आपराधिक प्रवृत्ति का ये युवक था और इसका भाई भी इसी तरीके की प्रवृत्ति के अंदर लिप्त था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया, लेकिन प्राइमा फेसिया जो इनसे पूछताछ की गई उसके अंदर ये साफ जाहिर हुआ कि मुख्य आरोपी ही यही है, जिसका नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी बात की एफएसएल की कितनी अहम भूमिका होती है किसी भी क्राइम सीन के ऊपर, यह बात यहां फुटप्रिंट से साफ जाहिर होती है। अगर फुटप्रिंट वहां मौके पर नहीं मिलता तो शायद ये केस खोलने में पुलिस को और ज्यादा वक्त लगता, लेकिन जयपुर कमिश्नरेट पुलिस और एफएसएल की टीम, हमारी जो एफएसएल की यूनिट है, वो जो मौके पर पहुंची और एफएसएल ने जो फुटप्रिंट को वहां से रिसीव किया और फुटप्रिंट के आधार के ऊपर जो सस्पेक्ट था उसके फुटप्रिंट को मैच किया और वो मैचिंग सेम हो गई। उसके आधार पर पुलिस का शक और अधिक गहरा हो गया और उसके आधार के ऊपर इससे कड़ाई से पूछताछ हुई और अब क्योंकि अब इससे पूछताछ कंप्लीट हो गई है तो इसकी गिरफ्तारी अब शो कर दी गई है और कुछ ही समय बाद में औपचारिक रूप से भी सही पुलिस अधिकारी इसको लेकर ब्रीफिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में बड़ा केस था, क्योंकि एक एसडीएम, एक आरएएस, सीनियर आरएएस ऑफिसर्स की बहन के साथ में इस तरह का कृत्य। जहां तक लूट की बात है, क्योंकि 15 फरवरी को इस मृतका महिला के लड़के का विवाह समारोह था और उसको लेकर ये निरंतर तैयारियां कर रही थी। इसको पता था आरोपी को कि ये निरंतर शॉपिंग कर रही है और कुछ ही दिनों पहले लाखों रुपए की ज्वेलरी भी इसके द्वारा खरीदी गई। ये आरोपी मुख्य ठीक है राकेश, सौरभ, आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ इस हत्याकांड से पिंक सिटी में सनसनी फैल गई, दूसरी तरफ आज प्रदेश के डीजीपी मीडिया के सामने आए और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। हम सभी के लिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे आमजन हो, सभी के लिए ये बड़ा चुनौती भरा रहा है, क्योंकि जो एक वैश्विक महामारी इस दौरान आई है कोविड-19, सभी को इस महामारी ने उलझा के रखा है। जहाँ तक राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। वर्ष 2020 में हमारे जो 1 साल से ऊपर ज़्यादा प्रकरण जो लंबित थे उनको काफ़ी संख्या में निस्तारित किया गया है, जो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और करीब 6500 ऐसे पुराने अभियोगों का निस्तारण किया गया है। हर जिले में ऐसे सभी अपराधों को मॉनिटर करने के लिए उप अधीक्षक का एक पद क्रिएट किया गया है और अन्य सुविधाएं भी उसको उपलब्ध करवाई गई हैं।
इस डायरेक्ट मॉनिटरिंग के कारण जो एवरेज समय इन्वेस्टिगेशन का लगता था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। जो समय में वो जो स्कूल के अंदर जाकर ये मास्टर ट्रेनर छात्राओं को ये मार्शल आर्ट में, आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करते हैं। महिला आत्मरक्षा केंद्र की स्थापना हर पुलिस लाइन में की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी महिला जो अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहती है वो रजिस्टर करा सकती है। टॉप 10 स्कीम के अंतर्गत हमारे 2020 में करीब 1625 चिन्हित अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अजमेर जिले में, जोधपुर ग्रामीण में और जयपुर ग्रामीण में हुई हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के साथ अंतहीन बातचीत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने समाधान ढूंढने में सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, संकेत दिए कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठन करने या कानून लंबित करने जैसे कठोर कदम भी उठा सकता है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम रुख, केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आज किसान बिल को लेकर कई ऐसी बातें कही जिस पर सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिखा। 47 दिन के किसान आंदोलन और सरकार की ओर से तारीख पर तारीख देने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर कड़ा रुख अपनाया। सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपके द्वारा बनाया हुआ कानून लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है और वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से सीधे सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि किसानों के इस मुद्दे को निपटाने के लिए क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए, तब भी आपकी तरफ से कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया और आज भी हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि तब तक क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए। पहले ही एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मामले का हल निकालने की नसीहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच शायद ही समाधान के इसी फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे सुनवाई में दो बातें सामने निकल कर आई। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए किसी कमेटी का गठन कर सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस कानून पर रोक भी लगा सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कड़ाके की ठंड में किसानों के आंदोलन को लेकर नरमी दिखाई और सीधे तौर पर गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल किसान आंदोलन 47 दिन का हो चुका है। 15 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 8 दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर समझौता हुआ है। हालांकि किसान संगठन और सरकार के बीच एमएसपी और कानून के बाकी प्रावधानों पर बात नहीं बन रही। किसान संगठन कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार किसी कीमत में कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं 4 जनवरी को बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। खासकर 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विरोध जताने को मौलिक अधिकार बताते हुए आंदोलन पर रोक से इनकार किया था। वहीं 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को कमेटी बनाकर समाधान निकालने की सलाह भी दी थी। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में अपना आदेश जारी करेगा तो क्या इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं कृषि कानून को लेकर कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को लगी फटकार पर कांग्रेस ने केंद्र पर तंज कसा। समय है कि जाग जाइए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के किसान की केवल एक मांग है, कोई दूसरी मांग नहीं। तीनों काले कानून खत्म करिए और प्रधानमंत्री जी इससे कम
इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं। जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18 संशोधन करने को तैयार है तो साफ है कि यह कानून गलत है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर पीसीसी चीफ ने केंद्र पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते हैं, किसानों की मांग मोदी सरकार नहीं मानती है, तब तक हम इस नारे के साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, उसके साथ में संघर्ष करेंगे। के लिए 3 काले कानूनों से बचाने के लिए हमारे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हित में जो बिल पारित किए हैं वो राज्यपाल महोदय उनको आगे नहीं भेज रहे हैं कि 15 तारीख को हम लोग किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के इस रवैये के खिलाफ, किसान विरोधी रवैये के खिलाफ, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राज्यपाल हाउस का घेराव करेंगे और हम लोग बड़े पैमाने के ऊपर घेराव करके किसानों की मजबूती और उसके साथ का संकल्प लेंगे। और जब तक खून का एक कतरा भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के शरीर में है, तब तक हम किसान का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर केंद्र सरकार को घेरा। टोंक में पायलट किसान जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने 8 ग्राम पंचायतों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी, 21 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सचिन पायलट ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। जो भी हमारी योजनाएं चालू हैं उनको और गति देंगे और जो क्षेत्र में लोग किसान मांग कर रहे हैं, कहीं पानी की दिक्कत बताते हैं, कहीं बिजली के टाइमिंग की इशू बताए हैं लोग, उन सब का निराकरण होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि जिन 12-15 पंचायतों में मैं गया कल, वहाँ लोग हमारे जो स्टैंड हमने लिया है कृषि कानून के विरोध में, उसके समर्थन में है और लोग अपने भविष्य को संकट में नहीं डालना चाहते हैं। कि केंद्र की सरकार बहुत अड़ियल रवैये से काम कर रही है। आपने देखा 9 बार वार्ता हो चुकी है। अपने ही लोगों से इतनी बार वार्ता करने की ज़रूरत क्या है? ये सिर्फ एक टालने का, थकाने का एक मैं समझता हूँ तरीका है केंद्र की सरकार का। और हमने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। छोटे किसानों के भविष्य का सवाल है। इन कानून से फायदा क्या होगा ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो जबरदस्ती देश के किसानों पर ये कानून थोपा गया है। उसके विरोध में सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी किसान संगठन, सभी गैर सरकारी संस्थाएं, सब लोग एकजुटता से बात कर रहे हैं। इतने किसानों की मौत हो गई है, ये इतना मार्मिक इशू है, ये केंद्र की सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी है। और बात करते हैं मदन दिलावर के बयान से पलटने के बारे में। मदन दिलावर किसानों पर दिए बयान से पलट गए। भाजपा के मदन दिलावर ने पहले कहा था किसान बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैला रहे, बाद में दिलावर बैकफुट पर आए। अब सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कह रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया था वो किसानों के लिए नहीं, आंदोलनकारियों के लिए था। आंदोलन क्या, एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खा करके उसको कुछ लोग जो किसानों की भलाई नहीं चाहते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने कहा है कि तथाकथित किसान यानी जो किसान नहीं है और जो किसान होने का ढोंग कर रहे हैं